बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुतालिक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि सेल दरअसल होता क्या है। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेल जो है वो जानदारों की बुनियादी इकाई होता है, जिसको हमने कहा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई जो है वो क्या है, सेल है। फिर इसको मजीद एलाबोरेट करने के लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, यानी जानदारों की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनकी बुनियादी इकाई क्या है, सेल है। और अगर हम इनकी साख्त को देखें, इनकी बॉडी को देखें, तो वो भी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसलिए कलेक्टिवली हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बतलाया गया है कि सेल इज द कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी सेल एक ऐसी चीज है जो कि आजादाना रहने की सलाहियत रखती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक सिंगल सेल है, जिसको हम यूनिसेलुलर दूसरे लफ्जों में कहेंगे, एक सिंगल सेल है, तो उसके अंदर इतना सलाहियत मौजूद होती है कि वो आज़ादाना अपनी पूरी लाइफ गुजार सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिसेलुलर अमेबा को देखें, बैक्टीरिया वगैरह को देखें, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनके अंदर पूरी की पूरी लाइफ स्पेंड करने की सलाहियत क्या होती है, मौजूद होती है। तो वो कहता है कि सेल जो होगा उसकी ये खासियत होगी कि वो आज़ादाना भी अगर उसको रहना पड़े, कॉलोनी की सूरत में ना हो, कोई और सेल उसके साथ अगर नहीं भी होते, यानी सेल में एक टिश्यू में एक आर्गन में एक आर्गन सिस्टम एंड आर्गन सिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था। लेकिन कहते हैं कि अगर सिंगल सेल भी है तो उसके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद होगी कि वो आज़ादाना लाइफ गुजार सकता है। अब यहां पर एक और पॉइंट बतलाया गया है कि एनीथिंग दैट इज लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंस लिविंग। वो कहता है कि कोई भी चीज अगर वो सेल से छोटी है तो इसका मतलब यह है कि वो आज़ादाना नहीं रह सकती। सेल से छोटी क्या होती है, ऑर्गेनेलीज होती हैं, और ऑर्गेनेलीज जो है वो इंडिपेंडेंटली तो नहीं रह सकती, उनके लिए सेल भी जरूरी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एनीथिंग लेस देन द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब जो चीज सेल से छोटी होगी तो वो आज़ादाना अकेले जो है वो नहीं रह सकती। उसके बाद कहते हैं कि ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर सेल्स मौजूद ना हों उनको हम नाम देते हैं इनएनिमेट थिंग्स का। ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर सेल मौजूद ना हो, द थिंग्स विदाउट सेल आर नॉन एज इनएनिमेट थिंग्स। और ये जो इनएनिमेट थिंग्स हैं इनको हम बायोलॉजिकली नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि वो तमाम चीजें जिनके अंदर सेल मौजूद होगा वो तो लिविंग होंगी, लेकिन जिनके अंदर सेल मौजूद नहीं होगा वो इनएनिमेट या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। अब उसके बाद सेल की बुनियाद के ऊपर जानदारों को अगर क्लासिफाई किया जाए तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल हों, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वाहिद सेल मौजूद होता है, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया, अमेबा वगैरह हैं, ये होते हैं। और इनकी एक खासियत होती है कि ये यूनिसेलुलर आज़ादाना भी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मल्टी सेलुलर। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टीपल्स, मैनी, बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। और कहते हैं कि ये जो मल्टी सेलुलर है इनके अंदर क्या है, मल्टीपल सेल्स हैं। इनकी एग्जांपल हम देखें तो हायर एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर जैसे हम इंसान आ गए, प्लांट्स के अंदर ये जो ट्रीज वगैरह आ गए, तो ये तमाम के तमाम क्या है, हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर कहता है कि इनकी एक और खासियत होती है कि इनके अंदर क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये था थोड़ा सा सेल के अबाउट के सेल होता है क्या। अब हम देखने जा रहे हैं
कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसको डिस्कवर किसने किया, कब ये सेल का तस्वर दिया गया। तो जब सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहला साइंटिस्ट जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है रॉबर्ट हुक। ये 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया कि इसने डेड सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि इसने क्या किया, डेड सेल्स का कंसेप्ट पेश किया। कैसे किया, उसने क्या किया कि दरख्तों की ये जो छाल होती है जिसको हम कार्क बोलते हैं, इस कार्क की थिन स्लाइड्स लिए। अब जैसे ही इसने उसके थिन स्लाइड्स लिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो इसको खाली खाने नजर आए, इस तरह के इसको खाली खाने नजर आए, जिसको इसने नाम दिया कंपार्टमेंट्स का। क्या नाम दिया, कंपार्टमेंट्स का नाम दिया। तो उसने देखा कि जो डेड सेल्स हैं, ये जो कार्क है, डेड कार्क, इसके अंदर इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाए तो कंपार्टमेंट्स नजर आते हैं। उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल्यूलाई। सेल्यूलाई उसने इनको नाम दिया था, और ये बेसिकली क्या थे, डेड थे। बाद में यही सेल्यूलाई जो थे इनको सेल का नाम दिया गया था। तो जैसे ही कोई सेल की बात करता है तो हमारे दिमाग में पहला साइंसदान कौन आता है, रॉबर्ट हुक आता है। लेकिन याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेड सेल्स को डिस्कवर किया था कार्क के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटन वान लीवनहुक। ये जो साइंटिस्ट था इसके पास अपनी बनाई हुई एक एडवांस माइक्रोस्कोप मौजूद थी। तो ये करता क्या था कि जो भी चीज़ इसको नज़र आती उसकी स्लाइड्स बना के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको ऑब्जर्व करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको स्पर्म सेल मिले तो इसने स्पर्म सेल्स को रख दिया, बारिश हो रही है तो वाटर ड्रॉप को रख दिया। इसी तरह हमारे जो टीथ हैं, इन टीथ के अंदर जो डेपोजिशन हो जाती है इसको रख के उसने देखना स्टार्ट कर दिया, इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो इसने क्या किया, अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और जैसे इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो इसको तमाम चीज़ों के अंदर जिसका भी इसने मुशाहिदा किया, एक चीज कॉमन नजर आई कि कोई चीज है जो मूव करती है। यानी एंटन वान लीवनहुक ने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे जितनी भी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की तो इसको क्या नज़र आया, कुछ लिविंग थिंग्स कुछ मूविंग थिंग्स नज़र आई जो कि हरकत कर सकती थी। इसने उन चीज़ों को नाम दिया था एनिमलिक्यूल्स का। इसको क्या नाम दिया था, एनिमलिक्यूल्स का। तो ये जो एनिमलिक्यूल्स इसको नजर आ रहे थे बेसिकली ये लिविंग सेल्स थे। क्या थे, लिविंग सेल्स। तो जब सेल की डिस्कवरी की बात आती है तो डेड सेल्स का कंसेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट हुक को यह क्रेडिट जाता है। लेकिन लिविंग सेल्स की डिस्कवरी का जो क्रेडिट लेता है वो है एंटन वान लीवनहुक। और इसने क्या किया था, अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया था और उन लिविंग थिंग्स को नाम दिया था एनिमलिक्यूल्स को, और बाद में इनको लिविंग सेल्स का नाम दिया गया। अब इसके बाद एक और महान साइंटिस्ट है जो कि आता है 1831 में। अब इसने क्या किया था, इसने डेड सेल्स बताया, इसने लिविंग सेल्स बताया। तो इसने 1831 के अंदर रिसर्च की कि क्या सेल के अंदर कोई और भी चीज मौजूद है या फिर अकेला सेल मौजूद है। अब जैसे ही उन्होंने इसको क्या नाम है देखना स्टार्ट किया तो इसको सेल के अंदर, ये सेल हो गया, सेल के अंदर, इसके सेंटर के अंदर, यूकेरियोट्स के अंदर इसको एक स्ट्रक्चर नजर आया। क्या नजर आया, स्ट्रक्चर नजर आया। तो इसने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया न्यूक्लियस का और कहा कि ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेन ऑफ सेल है। अब ब्रेन ऑफ सेल उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा कि ये कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। उसने कहा कि सेल के अंदर जितनी भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनेलिज वर्क कर रही हैं, उन तमाम का जो कंट्रोलर यूनिट है वो इनका दरमियान के अंदर मौजूद है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। अब सेल की डिस्कवरी के अंदर ये 2-3 चीज़ें अहम हैं। डेड सेल्स को रॉबर्ट हुक ने बताया था, लिविंग सेल्स को एंटन वान लीवनहुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो 1831 के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया था।
तो ये थी सेल की डिस्कवरी। अब हम देखने जा रहे हैं कि सेल के अबाउट कोई थ्योरी जो पेश की गई थी वो क्या थी और किसने पेश की थी। तो जब सेल थ्योरी की बात आती है, सबसे पहले दो साइंटिस्ट हमारे माइंड में आते हैं, मैथ्यूस शिल्डन और थेडर शेवान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, पहली बार सेल के वर्किंग के अबाउट कोई थ्योरी पेश की थी, उसको नाम दिया था सेल थ्योरी का। और ये जो मैथ्यूस शिल्डन था ये जर्मनी का रहने वाला एक बोटैनिस्ट था। एमसीक्यूज के अंदर ये लाजमी पूछा जा सकता है कि शिल्डन जो था वो ब्रिटिश था या जर्मन था, तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मोस्टली आया हुआ होता है। तो ये जो शिल्डन था ये जर्मन और बोटैनिस्ट था, ये प्लांट्स को स्टडी करने वाला था। इसने 1838 के अंदर क्या किया, इसने प्लांट सेल्स को क्या किया, स्टडी किया। तो जैसे इसने प्लांट सेल्स को स्टडी किया तो इसने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नुक्ता, एक लाइन लिखी और कहा कि प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यूज। उसने कहा जितने भी प्लांट्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से जो टिश्यू बनते हैं ये उनके बने हुए होते हैं। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा था कि प्लांट्स की भी बुनियादी इकाई जो है वो क्या है, सेल है। वही नुक्ता जो हमने यहां पर पढ़ा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एनिमल नहीं आते बल्कि प्लांट्स भी आते हैं। तो अब इसने ये बात कर दी, इससे ये साबित हो गया कि सेल जो है वो जानदारों की बुनियादी इकाई तो है। अब इसके एक साल बाद 1839 के अंदर ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने एनिमल्स को क्या किया, स्टडी किया। इस ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट ने क्या किया, एनिमल सेल्स को स्टडी करने के बाद इसने कहा कि ये जो एनिमल सेल्स हैं, इन एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसने कहा था कि ये जो एनिमल सेल्स हैं, ये जो एनिमल सेल्स हैं, इन सेल्स के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको उसने क्या कहा था कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इसने क्या कहा कि ये जो प्लांट सेल्स हैं इनके गिर्द जो एक आउटर वॉल मौजूद होती है उसको नाम दिया था उसने सेल वॉल का। यानी इसने कहा था कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। ये किसने कहा था, शिवान ने कहा था। तो फिर अब इसने एक तीसरा पॉइंट भी बताया। इस तीसरा पॉइंट क्या था, उसने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितनी भी हैं वो मेड अप ऑफ, बने हुए होते हैं सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल हैं, ये सब के सब सेल और सेल की प्रोडक्ट्स, यानी कि अब सेल की प्रोडक्ट्स क्या है, सेल में एक टिश्यू, जैसे टिश्यू में एक ऑर्गन, तो ये क्या होते हैं, सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इस सेल थ्योरी के अंदर शिल्टन और शिवान ने सेल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट दे दिया, सेल वॉल का कंसेप्ट दे दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियादी इकाई सेल को करार दे दिया और ये भी कह दिया कि सेल प्रोडक्ट से नई चीज़ें बनती हैं। लेकिन नोट करने की बात यह है कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि नए सेल कैसे बनते हैं। हमारे पास किसी भी चीज़ के जो नए सेल आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो कैसे बनते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम रोडोल्फ विर्चो था, 1855 के अंदर इसने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ दिया और एक थ्योरी बनाई और इसने इस क्वेश्चन का जवाब दिया कि हाउ न्यू सेल्स आर मेड। तो इस सवाल का जवाब देते हुए इसने कहा कि न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं। यानी नए सेल पुराने सेल्स की डिवीजन से वजूद में आते हैं। वो कैसे आते हैं, आप देखें हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक सिंगल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमेबा है जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इससे क्या होता है कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं, ये दो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसकी डिवीजन से वजूद में आ रहे हैं। इसको उसने अपनी लैंग्वेज के अंदर रोडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमेन सेलुला ई सेलुला, यानी नए सेल्स
पहले से मौजूद सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं। तो अब सेल थ्योरी की बात आएगी तो सेल थ्योरी इसने मैथिस, शेल्टन और शिवान ने दी थी, लेकिन जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, जो उसके अंदर इस क्वेश्चन का जवाब जो है जिसने दिया था, वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चू ने दी थी। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब सेल की स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। फिर ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी, इस रुडोल्फ विर्चू ने इन दोनों उस्ताद साइंसदानों के नज़रियात को कुछ हद तक सही कहा कि इन्होंने जो सेल वॉल के अबाउट बताया था, या इसके अंदर जो इसकी सेल की कंपोजिशन के अबाउट बताया था, या उसके फंक्शन के अबाउट बताया था, तो उसने इनके पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, फिर अपने उस क्वेश्चन के जवाब को मद्देनज़र रखते हुए मॉडिफाइड सेल थ्योरी के 3 नुकात बताए। वो जो 3 नुकात हैं, सबसे पहला नुक्ता यही था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी जिंदा चीजें हैं ये सेल और उससे बनने वाली प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। दूसरा पॉइंट वही जो इसने क्वेश्चन का जवाब दिया कि न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल पहले से मौजूद पुराने सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसने कहा था कि एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो है टोटल सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अब बोल रहा हूं तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा माउथ नजर आ रही है, मेरे हैंड की मूवमेंट नजर आ रही है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि इन 2 चीजों की मदद से मैं जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, नहीं, इसके अंदर अब मेरा वोकल कार्ड साथ दे रहा है, मेरे मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स, सेल, टिश्यूज, बहुत सी इंटरनल जो है ऑर्गन्स जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तब जो है मैं बोलने के काबिल हो रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि ये जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है ये रिजल्ट है किस चीज़ का, यानी ऑल एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो इज सम ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, यानी इंसान के, जानवर के, जानदार के, जिस्म के अंदर मौजूद सेल जो मिलकर एक काम कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो है वो हमें स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसको उसने लिखा था एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये थी हमारे पास मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अब अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द मॉडिफाइड सेल थ्योरी, गिव की पॉइंट्स, तो आप लोगों ने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन अगर जनरल सेल थ्योरी पूछ लेते तो आपने इन 2 के, ये 1 पॉइंट इसने बताया और 3 पॉइंट इसने, ये 4 पॉइंट जो है वो आपने सेल थ्योरी के लिख देने हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो आप लोगों के माइंड में, इसके अबाउट कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।